चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भाई, लास्ट क्लास में बेटा हमने रिगार्डिंग प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एंड लॉक इन पीरियड के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, राइट? हाँ जी। ओके, अब कुछ और कंडीशंस हैं आईपीओ एफपीओ में, वो हमें डिस्कस करना है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर आईपीओ और एफपीओ। देखो भाई, ये कुछ सिचुएशंस हैं अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग। अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर आईपीओ एंड एफपीओ, जब भी आप आईपीओ या फिर एफपीओ लेके आ रहे हो तो आपको कुछ अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं। तो यहाँ पे 5 तरह के अपॉइंटमेंट्स है बेटा। सबसे पहले आप लीड मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करोगे, ठीक है, जिसको हम लीड मैनेजर भी बोलते हैं। कुछ इंटरमीडियरीज को हायर करना पड़ता है। सिंडिकेट मेंबर्स या फिर बैंकर टू इशू को अपॉइंट करना होता है। रजिस्ट्रार टू द इशू को अपॉइंट करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स अ कंप्लायंस ऑफिसर, एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। बोलो जी। ओके, सो अब इस अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग थोड़ा डिटेलिंग में हम जाएंगे, स्पेस हो जाएगा। सबसे पहले द ईश्वर कंपनी, ये वैभव का है भाई। मस्ट अपॉइंट, नेहा लेक्चर देख ले, अभी भी आधा बचा है।
आप लोग अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो सेपरेट सेपरेट लिख लेना, ठीक है। अगर मैनेज कर सकते हो फिर तो अच्छी बात है। देखो भाई, इधर देखो। सबसे पहले हमें अपॉइंट करना होता है लीड मैनेजर, और यही मोस्ट अपॉइंटमेंट होती है बेटा आईपीओज एंड एफपीओज में, ठीक है। लीड मैनेजर कौन होता है सर? लीड मैनेजर इनको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर्स। क्या बोलते हैं बेटा? तो कंपनी या तो एक या एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर को क्या कर सकती है बेटा? अपॉइंट कर सकती है। मर्चेंट बैंकर बेटा यही लीड मैनेजर कहलाता है। क्या कहलाता है? कि वो बेसिक सिचुएशन है जो बेसिकली रजिस्टर्ड होना चाहिए किसके पास? सेबी के पास। यानी कि मर्चेंट बैंकर बेटा एक काइंड ऑफ अथॉरिटी विच मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी। इसका रूल क्या है सर? व्हाई वी हैव टू अपॉइंट मर्चेंट बैंकर? तो सुनो, पूरा पब्लिक इशू को मैनेज करने का काम किसका है? मर्चेंट बैंकर का, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर जो भी इंटरमीडियरीज है उनके साथ। जैसे डिपॉजिटरी हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अंडर राइटर्स हो गए बेसिकली, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कंप्लायंस विद द सेबी रेगुलेशन। बेटा मुझे एक बात बताओ, इधर देखो ध्यान से, इसका एक रीजनिंग समझिएगा। एक बात बताना भाई, कंपनी जो है, कंपनी, क्या इसका काम आईपीओ मैनेज करना है या बिजनेस करना है? भाई मुझे तो बिजनेस करना है ना। हाँ, फंड रेजिंग प्रोसेस इज नॉट माई एक्सपर्टीज लेवल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई कंपनी फंड रेज कर रही है टू मैनेज द बिजनेस, तो भैया फंड रेज करना मेरी कैपेबिलिटी थोड़ी है, मेरी एक्सपर्टीज थोड़ी है ना। तो उसमें मैं तो गड़बड़ कर दूंगा। दुनिया भर के कॉम्प्लायंसेस है कंपनी को जो फॉलो करने होते हैं सभी में। आईसीडीआर पढ़ा, एलओडीआर पढ़ोगे, और भी बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, एससीआर एक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर फंड रेजिंग जो प्रोसेस होगा, क्या वो मैं खुद करूं या उसके लिए किसी एक्सपर्ट को हायर करूं? यानी कि अपने काम को मैं आउटसोर्स करूं? भैया आउटसोर्सिंग ही तो हो रही है। क्या कंपनी खुद नहीं कर सकती मैनेज? अगर चाहे तो कर ले भाई, अगर चाहे तो कर ले, कोई मना थोड़ी है, कोई मैंडेटरी थोड़ी है। बट फॉर द बेटर बीइंग, अगर आप चाहते हैं प्रोसेस अच्छे से स्मूथली चले, कोई नॉन कॉम्प्लायंसेस ना हो, सेबी की कोई बेसिक रेगुलेशन का आपने कॉम्प्लायंस किया तो दिक्कत हो जाएगी, आई मीन कॉम्प्लायंस नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी आपको, या। तो इसलिए जब हम आउटसोर्स करते हैं ना, इसीलिए बेटा हमें रिक्वायरमेंट है बेटा किसको अपॉइंट करने की? एमबी, दैट इज मर्चेंट बैंकर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मर्चेंट बैंकर कौन होता है बेटा? वो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें पब्लिक इशू के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होती है, और वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को भली भांति एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ में आया? दैट्स व्हाई वी हैव टू अपॉइंट क्या बेटा? मर्चेंट बैंकर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इंटरमीडियरीज। मतलब मार्केट में मर्चेंट बैंकर के अलावा भी और इंटरमीडियरीज होती हैं। हालांकि ये सारी डीलिंग कौन करता है बेटा? एक बार अपने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करते हैं, बाकी सारा काम कौन करेगा फिर? मर्चेंट बैंकर ही करेगा, ठीक है। तो कहते हैं द इशूअर कंपनी, कौन बेटा? इशूअर कंपनी इन कंसल्टेंस विद, इन कंसल्टेंट विद, किसके साथ कंसल्ट करोगे आप? एमबी के साथ। एमबी बोले तो ओके, तो मस्ट अपॉइंट अदर इंटरमीडियरीज, मतलब जो बाकी के इंटरमीडियरीज हैं जिनकी हमें जरूरत है, उन्हें आप क्या करोगे बेटा? अपॉइंट करोगे। अभी इंटरमीडियरीज में बहुत सारी चीजें आ गई। कौन कौन से? डिपेंडिंग ऑन द एक्ट ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली बात है, ये इंटरमीडियरीज भी रजिस्टर्ड होने चाहिए किसके पास बेटा? मस्ट रजिस्टर्ड विद सेबी। बिना सेबी से रजिस्टर्ड आप बेटा इंटरमीडियरीज नहीं बन सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो बच्चों। हाँ, तो लीड मैनेजर जो होता है बेसिकली उसका काम है इनको अपॉइंट करना, राइट। अच्छा, कौन कौन होते हैं अब इनके आगे? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? बैंक टू द इशू। ये क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रार टू द इशू। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, कंप्लायंस ऑफिसर में, कंप्लायंस ऑफिसर में, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या फिर यहाँ पर एक एग्जांपल जो आपने पढ़ा भी होगा,
अंडर राइटर। कौन बेटा? अंडर राइटर। कौन होता है अंडर राइटर? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर? या देखो, आपने कौन सा पढ़ा होगा, हालांकि पढ़ोगे भी आगे चल के, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। हाँ, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू सेबी 90% होना चाहिए। अब मान लो 90% नहीं आया, सब्सक्रिप्शन मिनिमम नहीं आया, तो क्या सारा पैसा वापस करना पड़ेगा? तो क्या सारी मेहनत बर्बाद, पैसा वेस्ट? हाँ, तो इसलिए बेटा फॉर द दैट इज सिक्योरिटी पर्पस, हम एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव करने में मदद करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? underwriters. Are you getting my company also signs certain agreement with the depository and depository participant, etc., etc., etc. These all are the basic market intermediaries. Getting my point? अच्छा, अब यहां पर आता है सिंडिकेट मेंबर। सिंडिकेट से याद आया कुछ? सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, क्या बेटा? इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, तो कहते हैं सर बुक बिल्डिंग प्रोसेस में बेसिकली इशूअर अपॉइंट करता है सिंडिकेट मेंबर्स को। क्या करता है? इशूअर मस्ट अपॉइंट सिंडिकेट मेंबर। किसको अपॉइंट करता है बेटा? सिंडिकेट मेंबर्स को। ठीक है। अच्छा, सिंडिकेट मेंबर को अपॉइंट कर लिया, या फिर एक सिचुएशन होती है इन केस ऑफ अदर इशू, मतलब अगर आप बुक बिल्डिंग से नहीं लेके आ रहे हो तो अदर इशू के केस में आपको अपॉइंट करना पड़ता है इशूअर मस्ट अपॉइंट बैंकर, बैंकर टू द इशू। किसको अपॉइंट करोगे बेटा? बैंकर टू द इशू। अभी किस लिए अपॉइंट करा जा रहा है साहब? वाई वी आर अपॉइंटिंग दीज बेसिक सिचुएशंस, तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस दे आर बेसिकली गोइंग टू परफॉर्म? जैसे एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी को रिसीव करना हो। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पढ़ा है आपने कि एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या होता है बेटा? आईपीओ आता है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है ना? तो कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक्सेप्ट करना एंड एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट करना, इनका मेन काम होता है। समझ रहे हो? दैट्स व्हाई बेटा वी आर अपॉइंटिंग सिंडिकेट मेंबर, या फिर क्या, सिंपल सी बात है, एक ही व्यक्ति होता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में उसको हम क्या बोलते हैं? सिंडिकेट मेंबर। और अदर इशू में क्या बोलते हैं? बैंकर टू द इशू बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो। अगला पॉइंट क्या था? ठीक है, अगला है अगेन बेटा सेम सिचुएशंस, आपको एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या अपॉइंट करना पड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रार। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रार ये सेम ही सिचुएशन अपॉइंट करना पड़ेगा जो रजिस्टर्ड हो, किसके पास? सेबी के पास। बार बार रिपीट करने की इसको नीड नहीं है। नाउ फंक्शंस क्या होते हैं सर इसके? व्हाट आर द फंक्शन? तो सबसे पहले रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्या करना? रिकॉर्ड मेंटेन करता है ये। ठीक है, मतलब जो भी पब्लिक इश्यू से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे एप्लीकेशन प्रोसेस से, वो सारी चीजें प्रोसेस करता है। अलॉटमेंट को, यू नो अबाउट द अलॉटमेंट? हाँ जी। हैंडल करता है अगर कोई रिफंड पॉलिसी, अगर रिफंड सिचुएशन है तो हैंडल रिफंड प्रोसेस। अगर कंपनी को रिफंड्स करना है तो वो प्रोसेस भी क्या करेगा? ये हैंडल करेगा। ठीक है। और कोऑर्डिनेट करता है विद डिपॉजिटरी। किसके साथ? यू नो अबाउट डिपॉजिटरी? या तो डिपॉजिटरी के साथ क्या करेगा बेटा? कोऑर्डिनेट करेगा। अच्छा, एक ये सिचुएशन होता है यार, कंप्लायंस ऑफिसर, यू नो कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी। कौन होता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी। और इसको हमें अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, तो सीएस को अपॉइंट करना पड़ता है। ऑफकोर्स सीएस का काम क्या होगा बेटा? एंश्योर करना कि सारे कॉम्प्लायंस आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू अपॉइंट क्या बेटा? ये है बेटा कंप्लीट चार्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स। तो कितनी अथॉरिटीज यहां पर अपॉइंट कर रहे हैं आप? पहला मर्चेंट बैंकर, दूसरा इंटरमीडिएट अदर इंटरमीडिएट बेसिकली, तीसरा सिंडिकेट मेंबर या फिर बैंकर टू द इशू, रजिस्टर टू द इशू। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ऑफ कोर्स फ्यूचर यू। ठीक है, लिखिए।
कल कमेंट्स पढ़ा आप लोगों ने? ये तमाचा उन लोगों के बीच में जो कहते हैं लेक्चर हम ही तो देखते हैं। मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। हम्म। नहीं, लेकिन उसमें उसने बोला कुछ और था ना। और भी कुछ बोला। तारीफ करो मेरी फटाफट। अच्छा लग रहा है मेरे को। अरे मतलब जैसे कोई टॉपिक्स होते हैं ना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अगर हम उसको इजी वे में समझाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टाइल को। आजकल जेनजी है भाई, कुछ भी वर्ड यूज कर रहे हैं। कुछ नए नए वर्ड्स आ चुके हैं मार्केट में। अरे जेनजी तो तुम भी हो। अकेले जेनजी हैं। 2012 तक है ना। अल्फा। वो और खतरनाक है। पहले पूरा ऊपर वाला कंप्लीट कर लो। सभी लोगों का जब पूरा ऊपर वाला हो जाए तो बता देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगा। अबे हेडिंग तो लिख लेंगे ना लायक। हेडिंग्स नहीं लिखी है। हेडिंग में नहीं लिखी है। ये पांचों पॉइंट लिख लिए है ना। जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम वेस्ट कर दो तुम लोग। या, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो आपने सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस पढ़ लिए, फिर आपने प्रमोटर कंडीशंस कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया, और अब हमने क्या पढ़ लिया बेटा? अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिखिए दोस्तों। डन।
ये हो गया सबका? करो जल्दी करो। पीछे वालों। हो गया। हो गया। तो लिख लो जल्दी फटाफट से। चलो, अब इधर देखो ध्यान से। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया अपॉइंटमेंट्स को लेके, किसको लेके? अगेन नाउ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ, ठीक है? इसमें तुम ज्यादा टाइम लगा दे रहे हो। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्लोजर एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, डिस्क्लोजर्स एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो स्टेप नंबर वन, इसको 5 स्टेप्स में हम कंप्लीट करेंगे, 5 या 6 स्टेप्स में, ठीक है। तो सबसे पहला है भैया हमारे पास डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मतलब कहाँ पे डिस्क्लोज करना है, क्या डिस्क्लोज करना है, क्या सिचुएशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विल गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। अब इधर देखो, कंपनी को, जो इशुअर कंपनी है, कौन सी कंपनी है, तो इसे ड्राफ्ट करना होता है अ ऑफर डॉक्यूमेंट। अ है तो एन आएगा ना, एन ऑफर डॉक्यूमेंट। लिखना नहीं है, समझिए बेटा ध्यान से। तो जितनी भी कंपनीज बेटा जो आईपीओ या एफपीओ में डील कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ड्राफ्ट करना है बेटा? इसी को हम या तो डीओडी बोलेंगे या ओडी बोलेंगे, ठीक है। डीओडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? जब ड्राफ्ट करोगे तो डीओडी, एक बार रजिस्टर्ड हो गया, अप्रूव हो गया, तो ओडी बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? ओडी, राइट। तो कह रहे हैं भैया ये डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो ना, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो भैया, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं? व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्लोजर यू नीड टू डिस्क्लोज है, राइट? कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको शो करनी पड़ेगी? तो कहते हैं दिस डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन, दिस डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन, भैया क्या कंटेन करेंगे आप? बेसिकली 3 सिचुएशन। सबसे पहला, ऑल मटीरियल डिस्क्लोजर। बेटा यहाँ पर मटेरियल का मतलब क्या है? यस, इंपॉर्टेंट जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं, वो सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल पोजीशन, राइट, केस फाइलिंग स्टेटस, बोलो भैया। हाँ जी, इन्वेस्टर्स कंप्लेन्स, राइट, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। आपका मैनेजमेंट। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आप शो कर रहे हो, दैट इज ट्रू एंड एडुकेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? एक तो सही हो, दूसरा पर्याप्त मात्रा में हो, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्या आपने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर दी है? दूसरा, डिटेल्स इतने सफिशिएंट होने चाहिए टू इनेबल इन्वेस्टर टू मेक एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन, या यू कैन से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब यार तुम एक बात बताओ, जानकारी अगर सही दोगे, ठीक है, तो उससे मैं डिसीजन ले सकता हूँ ना कि वेदर आई परचेज द शेयर्स और नॉट, है ना? तो इसलिए आपको वो सारा सफिशिएंट जानकारी प्रोवाइड करनी है जिससे इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म डिसीजन एग्जीक्यूट कर सके। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा?
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं इन ऑफर डॉक्यूमेंट, समझ में आया? चलो दिस इज फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, लिखो इसको फटाफट से, जल्दी करेंगे थोड़ा, ठीक है? चार्ट बना के फिर तुम लोग बहुत टाइम लगा दे रहे हो। ये कंपनी कौन सी है? इशूअर। कौन सी कंपनी है? इशूअर। इट मे बी लिस्टेड और इट मे बी अनलिस्टेड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। आईपीओ है या फिर एफपीओ है। क्या? क्या चुगली हो रही है? प्राची तुम्हारी चुगली कर रही है। आज फिर फूल पत्तियां पहन के आई है। हो गया दोस्तों। स्टेप नंबर 2। रो रही है? हाँ। नहीं, तुम जाओ। अरे मैं 11 बजे क्लास खत्म कर दूंगा। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों की क्लास है ना, बारी वालों की। अनिल तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो आजकल, हड्डियां तोड़ दी जाएंगे, बता रहा हूँ। डन। चलिए अब देखिए इधर, ओए लिखना नहीं है, पहले तो देखो ध्यान से। अब आता है सिचुएशन नंबर 2। क्या था बेटा? आपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर लिया, उसमें सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर दी है, ओके। तो इसमें कहते हैं कंपनी। अगेन, अच्छा ये सारा काम कंपनी कर रही है या फिर मर्चेंट बैंकर कर रहा है? ठीक है, बट है तो कंपनी के ऑब्लिगेशंस, है ना, उसने आउटसोर्स कर रखा अपना काम किसको बेटा? मर्चेंट बैंकर्स को, ठीक है। अच्छा कहते हैं कंपनी बिफोर मेकिंग बिफोर मेकिंग एन आईपीओ और या फिर एफपीओ, मतलब आईपीओ और एफपीओ लाने से पहले आपको क्या करना है, सुनो। फाइल 3 कॉपीज। कितनी कॉपीज बेटा? 3 कॉपीज ऑफ डीओडी। यू नो अबाउट द डीओडी? विद किसको कहते हैं? कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी। किसको बेटा? कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी। अच्छा,
क्या मतलब है इसका? सुनो, कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, किसी न किसी स्टेट में तो होगा, बोलो। तो कहते हैं सर, उस जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है और वहां पे जो भी सेबी का रीजनल ऑफिस की जुरिडिक्शन फॉल कर रही है, वहां पे करोगे। तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे whose jurisdiction, क्या बेटा? whose jurisdictions the registered office of company fall, मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे फॉल कर रहा है, लोकेटेड है, राइट? तो उस ऑफिस में हम क्या करेंगे बेटा? डीओडी को फाइल कर देंगे। ठीक है, हमने डीओडी फाइल कर दिया कहां पे? अच्छा, अब सेबी का काम क्या है भाई? अल्टीमेटली फाइल तो आप किसको कर रहे हो? सेबी। तो सेबी यहां पे क्या करेगा? में इशू ऑब्जर्वेशन, क्या इशू करेगा? ऑब्जर्वेशंस, या फिर कुछ चेंजेस को स्पेसिफाई करेगा। क्या करेगा? चेंजेस को स्पेसिफाई करेगा, स्पेसिफाई चेंजेस। ठीक है। अच्छा, ये जो काम है ना, आपको कितने दिन के अंदर कर देना है? विद इन 30 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर बेटा? 30 दिन की। जैसे मान लो आपने डीओडी फाइल किया, आपने क्या करा? डीओडी फाइल किया, तो सभी 30 दिन के अंदर बेटा या तो कुछ ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट करेगा अपनी, या तो बोलेगा भैया ये जो कुछ चेंजेस हैं जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसको आप इनकॉर्पोरेट करो किसमें बेटा? डीओडी में। या फिर कुछ चीजों को क्या करो? रिमूव करो फ्रॉम द डीओडी। दिस इज द बेसिक रिव्यू बाय द सेबी। समझ में आया? अच्छा, लिखो इसको। 50 रुपए पर यूनिट। सोनाली के लिए 100 रुपए। हम्म। किडनी की गहराइयों में बसते हो आप। किडनी। तभी तो पथरी हो रखी है। इसी चार्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी। अंग्रेजों का अच्छा फॉर्मूला था ये। एक मिनट इधर देखो तो। वेट 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 वेट, रुको। देखो, जब कंपनी डीओडी फाइल कर रही है किसको? बोले यार। हाँ। तो साइमल्टेनियसली फाइल डीओडी किसको बेटा? स्टॉक एक्सचेंज को। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? जहां पे प्रपोज टू लिस्ट कराना चाहते हैं आप खुद को, मतलब जहां पे आप अपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेटा, उस स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई क्या करोगे? डीओडी फाइल करोगे। अच्छा, इसमें कुछ नया है। नया क्या है सुनो। कहते हैं सर, इशूअर जो है इसके साथ साथ सबमिट करेगा डिटेल्स ऑफ प्रमोटर। किसकी डिटेल्स? प्रमोटर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, या ठीक है। अच्छा, प्रमोटर क्या कंपनी हो सकती है? क्या कंपनी भी है प्रमोटर? बिल्कुल हो सकती है साहब, ठीक है। क्या इंडिविजुअल प्रमोटर हो सकता है? हाँ, दोनों ही प्रमोटर हो सकते हैं भाई। समटाइम एक कंपनी स्पॉन्सर करती है ना किसी दूसरी कंपनी को, तो मतलब क्या है? वो प्रमोटर है। क्या है? प्रमोटर है, जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स आपकी कंपनी के परचेस करके बैठी हुई है, और वही आपको क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। सेक्शन 2 क्लॉज 69 पढ़ा था ना कल ही। हाँ जी। तो सर, प्रमोटर अगर इंडिविजुअल है की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसका पैन कार्ड आप शो करोगे, उसका बैंक अकाउंट नंबर, और उसका
पासपोर्ट नंबर। क्या बेटा? पासपोर्ट नंबर आपको शो करना है अगर वो कौन है? इंडिविजुअल प्रमोटर, ठीक है। अच्छा, अगर नॉन इंडिविजुअल हुआ तो? भाई चार्ट को ना थोड़ा अच्छे से बनाना, ठीक है, हुचड़ फुचड़ मत करना। अच्छा, नॉन प्रमोटर है तो क्या क्या? पहला ऑफ कोर्स, क्या पैन नंबर? क्या पैन होता है? यस, ठीक है। क्या बैंक अकाउंट होता है? तो बैंक अकाउंट नंबर। पासपोर्ट नहीं होता दोस्त, यानी कि यहां पर आपको फिर इसका सिन नंबर देना पड़ेगा। सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्टर्ड नंबर या LLPN वट एवर। और एड्रेस ऑफ सच पर्सन, ठीक है, उसका आप क्या करोगे बेटा? एड्रेस, ठीक है, सॉरी, एड्रेस ऑफ ROC का। किसका? ROC, जहां पर ये कंपनी कैपिटल रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनो ध्यान से, आपने ये डॉक्यूमेंट किसको भेज दिया? इसको एक काम कर देना, इसको ना सुनो, इसको कोई नंबर नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है? साइमल्टेनियसली, मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप इसको भेज रहे हो सैबी को, तो उसी साथ आप किसको भेज रहे हो। तो इसमें नंबर हम मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नंबर मेंशन नहीं करेंगे बता दो उसके पीछे लॉजिक, क्योंकि इसमें ना हमें एक पॉइंट लिखना है। अब सुनो, यहाँ पे सेबी ने क्या सजेस्ट कर रहे हैं बेटा? कुछ चेंजेस। तो अभी तक कितने पॉइंट हो गए थे? 3 ना, ये है चौथा पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको हम फोर्थ नहीं बोलेंगे, क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, तो अब यह सेबी ने क्या सजेस्ट किए थे? चेंजेस अगर किए हैं तो जरूरी नहीं है सेबी करेगा, अगर सेबी ने करे हैं तो उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं द इशूअर, द इशूअर या फिर LM मतलब लीड मैनेजर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? MB। MB मतलब मस्ट इनकॉर्पोरेट द चेंजेस, मतलब जो भी चेंजेस आपको सजेस्ट करे गए हैं वो आप क्या करोगे? अच्छा, एन अपडेटेड DOD मस्ट अगेन सबमिट विद सभी, मतलब भैया आपने चेंज अपडेट कर दिए हैं, बताओगे ना सभी को? बोलो। अच्छा, और अगर आपने बेटा ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद जो अपडेटेड DOD है, अगर इसको सेबी ने अप्रूव कर दिया है तो याद रखना, वंस अप्रूव्ड बाय सेबी, किसने अप्रूव कर दिया है? तो आप इसको फाइल कर दोगे विद ROC। किसको बेटा? ROC मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी। अच्छा, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ DOD, DOD, ठीक है। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसको किसको फाइल कर दोगे? ROC को। समझ में आया? हालांकि इससे पहले एक और ऑब्जर्वेशन करता है सेबी, वो भी बताऊंगा, पहले ये लिखो। ये ऊपर वाला लिख लिया था? लिखो फिर, ये हो गया सारा ऊपर वाला, पहले वो कंप्लीट कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है इस समय क्या करना चाहिए? जितनी भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सब बंद करो। अभी सिलेंडर को लेकर बवाल नहीं चल रहा है? अब ना ये मौका है, पाइपलाइन सिस्टम लेकर आएगा गवर्नमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जमाखोरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वरना सिलेंडर में बहुत धांधली होती है, बहुत ज्यादा। और फिर देखो जितने भी सिलेंडर वाले हैं कैसे बेरोजगार होते हैं, बहुत परेशान कराया ना उन्होंने लोगों को, चोरी कर करके हर सिलेंडर में से 2-3 किलो गायब होता है। समझ रहे हो अब कितनी चोर बाजारी है, कितनी होर्डिंग कर रहे हो?
इसमें गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, पाइपलाइंस आ जाएंगे तो लोग फिर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू यूज बिल के, क्योंकि बिल आएगा फिर। क्या करें भैया। चोर नहीं, दिल्ली में तो नहीं, मतलब इस एरिया में नहीं है आज भी वो। नहीं, एक्चुअली फरीदाबाद में ना वो ऑथराइज कॉलोनीज है सारी। ये ऑथराइज कॉलोनीज थोड़ी है। तुम्हारा तो शायद सेक्टर में आता है वो, तो वो ऑथराइज्ड है ना। वहां पे वो लाल डोरे की जमीन है। आपका पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होगा घर का, रजिस्टर हो, रजिस्ट्री होगी आपकी, राइट। हाँ, तो फरीदाबाद पूरा वो है ना, ऑथराइज्ड है। दिल्ली में मैक्सिमम जो बॉर्डर किनारे हैं, यमुना किनारे ना, अनऑथराइज कॉलोनीज है। तो जब अनऑथराइज है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की सुविधा कैसे आएगी। सीवर सिस्टम भी नहीं है कहीं पर तो यहाँ पे। सीवर सिस्टम नहीं है वहां पे, तो आ जाएगा। ये तो ढीला काम करते हैं ना, लाइक वहां तो सड़क पता नहीं क्यों नहीं बनाते हैं ये लोग। नहीं, तो वहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व करा, वहां पे ना वो ईंट वाली सड़क बनती है, वो अच्छी होती है बहुत। हाँ, तो वही सही होती है। पानी ना ऑब्जर्व होता है वहां पे। कॉन्क्रीट से तो बहुत अच्छी होती है। अंजलि तो ऐसा तैयार हो गया है, शादी में जा रही है। बाहर वाले कमेंट्स करते हैं, घर वाले कमेंट्स नहीं करते हैं, घर वालों में एटीट्यूड अलग ही है। कुछ लोग तो लेक्चर मांग लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। कमेंट्स करना तो दूर की बात है। आज ये सारे लेक्चर प्राइवेट करते हैं लोग। भाई जब तक कमेंट्स नहीं आएंगे तो सारे लेक्चर लाए बंद हो जाएंगे। ठीक है, आज का मौका आप लोगों के पास। 2 घंटे का समय आपके पास। हो गया। डन। अच्छा, आप सुनो ध्यान से। लीड मैनेजर, मर्चेंट बैंकर। देखो, प्राची तक का हो गया है। लिखा दोस्तों। अंजलि थोड़ा जल्दी करोगी। क्या।
अच्छा। तो एक दिन ट्राई करो। एक दिन ट्राई करो। नहीं नहीं, इंडियन फैमिलीज में नहीं चलता ऐसा। उड़ती हुई चप्पल आएगी सीधे। अच्छा देखो, अब जरा सुनना ध्यान से, सिचुएशन क्या है। एक्चुअली ये स्टेप नंबर 3 नहीं है, ये ऊपर वाले स्टेप का ही एक्सटेंशन है, या यू कैन से एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेप नंबर 2। क्या लिखा हूं? गॉड में ब्लास्ट हिम। पब्लिक अनाउंसमेंट एंड कमेंट्स। क्या सिचुएशन है सुनो। ये कौन है? ईश्वर। भैया भैया। अच्छा, ईश्वर ने क्या किया? फाइल्ड डीओडी। अब तुम बोलोगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। वो तो मुझे पता है। देखो तो ध्यान से, दिस इज माय फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने फाइल किया, क्या? डीओडी किसको? क्लियर है? अच्छा, तो ये जो इशूअर है ना, फर्स्ट इसको क्या करना है? मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। क्या करना बच्चे? एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, मतलब पब्लिक को बताना है कि हमने फाइल कर दिया है क्या? दैट कंपनी फाइल्ड डीओडी। कंपनी फाइल्ड क्या? डीओडी किसके पास? सेबी के पास, कि हमने डीओडी फाइल कर दिया। क्यों करना है भैया? हाँ, सुनना ध्यान से, सिचुएशन क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो आप जो अनाउंसमेंट कर रहे हो, ये करोगे कोई दो न्यूज़पेपर में। किसमें बेटा? दो नहीं, तीन न्यूज़पेपर, सॉरी। ये अनाउंसमेंट कहाँ पे होगी बेटा? न्यूज़पेपर में। तीन न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। कितने न्यूज़पेपर्स हैं? एक है इंग्लिश, एक है हिंदी, और ये वाइट सर्कुलेशन में होनी चाहिए, ठीक है। और एक है वर्नाकुलर लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो लोकल लैंग्वेज, जैसे मान लो अगर आप महाराष्ट्र में आपका ऑफिस है, तो मराठी में आप क्या करेंगे बेटा? अनाउंसमेंट करेंगे। इंग्लिश हिंदी में तो करेंगे करेंगे, साथ में किस में करेंगे बेटा? मराठी में करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। अच्छा, कितने दिन के अंदर करनी है अनाउंसमेंट? विद इन 2 डेज। 2 डेज कहां से लोगे? ऑफ कोर्स, जहां से आपने फाइल किया सेबी को। भाई जिस दिन सेबी को फाइल किया, वहां से 2 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू मेक सच अनाउंसमेंट टू द पब्लिक इन दीज डिफरेंट डिफरेंट, क्या बेटा? अच्छा भाई, रीजन क्या है इसका? इस अनाउंसमेंट के पीछे कारण क्या है? या आप ये कह सकते हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो सबसे पहले तो आप ऑफ कोर्स इन्फॉर्म्ड कर रहे हो पब्लिक को। इन्फॉर्म टू पब्लिक, प्लस आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इनवाइट कर रहे हो टू मेक कमेंट्स, कमेंट्स ऑन डीओडी। मतलब अगर आपका भी कोई कमेंट्स है डीओडी में, तो आप उस पर क्या कर सकते हो बेटा? अपने कमेंट्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कमेंट्स कर सकते हो। सर, आपने तो डीओडी थोड़ी दिया है न्यूज़पेपर में, आपने सिर्फ अनाउंसमेंट करी है कि कंपनी ने क्या कर दिया? डीओडी फाइल कर दिया। किसके पास? सेबी। अच्छा, अब यहां पर सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सेबी को हमने एक समय दिया हुआ है, पढ़ा था ना ऊपर, कितने दिन का समय दिया है?
30 दिन का, कि सेबी इसमें क्या करे, ऑब्जर्वेशंस करे या फिर चेंजेस स्पेसिफाई करे, हाँ या ना। हाँ तो सुनो तो ध्यान से, सेबी के पास कितने टाइम है, 30 दिन का। तो कहते हैं सेबी विद इन 21 डेज, कितने दिन के अंदर, हाँ ठीक है, 21 डेज के अंदर बेटा ये क्या करेगा, डीओडी को अवेलेबल करवाएगा, क्या करवाएगा, फॉर पब्लिक कमेंट्स, किसके लिए, पब्लिक के कमेंट्स के लिए हम इसको क्या करेंगे बेटा, अवेलेबल करवाएंगे, क्या करवाएंगे, अवेलेबल। अच्छा, तो ये वेबसाइट में होस्ट किया जाएगा, होस्ट वेबसाइट, किस किस की वेबसाइट बेटा, एक तो कंपनी की खुद की वेबसाइट में, ठीक है, अगर है तो, वैसे तो बेसिकली लिस्टेड कंपनीज की तो होती है, और सेबी की वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में, और जो मर्चेंट बैंकर है ना उसकी वेबसाइट अगर कोई है तो वहां पर भी अवेलेबल रहेगा। तो ये इन वेबसाइट्स में अवेलेबल रहेगा ताकि पब्लिक जाके यहाँ पे क्या कर सके बेटा, कमेंट्स कर सके, क्या कर सके बेटा, कमेंट्स कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया। ये है बेटा पब्लिक अनाउंसमेंट एंड कमेंट्स, लिख लो। अरे यार ये दर्द फिर से हो गया, जब भी मैं बैठता हूँ पता नहीं क्यों शुरू हो जाता है कहीं। ये चाहता है भैया बैठ के मत पढ़ाओ। आईसीडीआर समझ आ रहा तुम्हारे, पक्का। ऊपर ही ले जाओ, बहाना चाहिए मैं चाह रहा हूँ। तो पहले हमने अनाउंसमेंट करी पब्लिक को बताने के लिए, और फिर हम, ऑब्वियसली बात है जब पब्लिक को पता लग जाएगा तो फिर वेबसाइट में जाके क्या कर सकते हैं बेटा, उस पर कॉमेंट्स कर सके। अच्छा, 21 डेज का टाइम है आपके पास, और 21 डेज के बाद बेटा कमेंट सेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेबी 9 डेज लेगा या तुरंत ही ऑब्जर्वेशन दे देगा, वो सेबी के ऊपर है, क्योंकि सेबी के पास टोटल डेज कितने हैं, 30, उसमें से 21 डेज पब्लिक के लिए हैं, बाकी 9 दिन सेबी के लिए। 1 सेकंड रुको। अच्छा एक काम करो बेटा, इसको ना विद इन कार्ड दो आप,
एटलीस्ट लिख दो यहाँ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट लिख लेना, विद इन थोड़ा सा ना सही नहीं लग रहा मेरे को। सी एस सोनल। हाँ ठीक है। डन। हाँ ठीक है, ठीक। भाई दो लोगों ने दिखा दी डायरी, बाकी लोग क्यों दिखा रहे हो? इसमें और एक ही सेक्शन करा था तुमने अभी? ऐसे ही बनाना है, ठीक है। उस सब सेक्शन 6 को और डिफाइन कर देना बस। ये लिखा? समझ में आया तुम्हारे कुछ? अच्छा, लास्ट में एक और सिचुएशन हाल के बता चुका हूँ ऑलरेडी। भाई कंपनी ने बिल्कुल अंत में जब आपका डीओडी अप्रूव हो चुका है, डीओडी क्या बन चुका है? डीओडी बिकम ओडी। ओडी मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब जब ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनली अप्रूव हो चुका है तो यहां पर आरओसी को फाइल कर दिया जाएगा। फाइल विद, अच्छा किसको फाइल कर रहे हो आप? ओडी को। ओडी फाइल कर रहे हो ना? किसे? अच्छा सिर्फ आरओसी को ही नहीं, वापस से किसको फाइल करोगे? और स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि दिस इज द लास्ट प्रोसेस जहां पे आप इन अथॉरिटीज को दोबारा से क्या फाइल करते हो? ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, ठीक है, लिख लो उसको। लिखा हुआ? चलिए, एक मैं अपना फेवरेट टॉपिक, जो मेरा भी फेवरेट है और एग्जामिनर का भी फेवरेट है, ठीक है। अच्छा, इधर एक बार फटाफट से मैं आपको रिकॉल करवा दूं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हम ये पढ़ रहे थे ना, अदर रिक्वायरमेंट्स, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स पढ़ लिया। और दूसरा हमने क्या पढ़ा? डीओडी की रिगार्डिंग क्या डिस्क्लोजर होगा, फाइलिंग स्टेटस क्या रहेगा, वी हैव कंप्लीट दिस। यानी कि सुनो, हमने अपॉइंटमेंट कर लिया, डीओडी फाइल कर दिया, हमारे पास ओडी आ चुका है। अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा जी? ये सीक्वेंशियली चीजें हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो और कुछ अदर सिचुएशंस है, तो कहते हैं इशुएंस कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स, हेडिंग लिखो।
एक कॉन्सेप्ट है अजबा। क्या है बेटा? अजबा फैसिलिटी बोलते हैं इसको। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? तो कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या बेटा? लिखो मत। अजबा फैसिलिटी। अभी अजबा फैसिलिटी क्या है? जनरली क्या सिचुएशंस रहता है? अच्छा, सबसे पहले ना ये छोड़ो। आप मुझे बताओ, आपने अलॉटमेंट पढ़ा था? एप्लीकेशन मनी सेक्शन 39 में क्या कहता है हमसे? एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया, उसके कितने दिन के अंदर अलॉटमेंट करनी है? अच्छा बेटा, अलॉटमेंट के ना दो कंडीशंस हैं कंपनीज एक्ट में। अलॉटमेंट के कितनी कंडीशंस हैं? एक तो है सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। यहां पर हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, पब्लिक इशू है ना भैया। तो पब्लिक इशू में अलॉटमेंट के कौन से सेक्शन एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 39। तो सेक्शन 39 अलॉटमेंट कितने दिन में बोलता है, बताओ फटाफट से, जल्दी से एकदम। जल्दी बताओ, कंडीशंस क्या थी उसकी? हाँ, कंडीशंस क्या थी? बेटा 60 डेज वाला टॉपिक कहां से उठा रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 60 डेज कहाँ पे, क्या किसके लिए पढ़ा था आपने? ना, किस चीज अलॉटमेंट के लिए था वो? किसके लिए था फिर? अच्छा, रिटर्न फंड। क्या बोल रहे हो तुम लोग? अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, फिर क्या करोगे? इधर देखो। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, अलॉटमेंट का कोई टाइम पीरियड है ही नहीं। अलॉटमेंट का मैंने कहीं बताया आपको टाइम लिमिट? कहाँ पढ़ा है तुमने अलॉटमेंट का टाइम लिमिट? जरा मुझे बताओ, आपने कहाँ पढ़ा है? फटाफट से बताओ। कहीं पढ़ा है आपने? ये जो तुम बता रहे हो, ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या है? अलॉटमेंट के बाद 30 दिन के अंदर एक रिटर्न फाइल होती है आरओसी को कि हमने अलॉटमेंट कर दिया है। तो कहाँ है टाइम, कहाँ है? नहीं, अभी भी गलत बोल रहे हो आप। जब तुम अलॉटमेंट कर चुके हो तो फॉर्म ना फाइल करने के लिए थोड़ी है वो पैसा वापस करने वाला कंडीशन। नहीं, अगेन आप गलत बोल रहे हो। मैं क्या बोलूं तुम लोगों को? इधर देखो सर, अगर मैं अंडर सेक्शन 39 की बात करूं, किसकी बात करूं, तो ये हमें बताता है कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट। क्या बताता है? कंडीशन फॉर अलॉटमेंट। और ये सेक्शन 35 किसका है? कंपनीज एक्ट का। सॉरी, 39 किसका है? कंपनीज एक्ट का। भाई कंडीशन है दो। पहला, एक तो भैया आपका मिनिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाए। मिनिमम एप्लीकेशन मनी क्या हो जाए?
रिसीड हो जाए। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा इसको, ठीक है। और मिनिमम एप्लीकेशन मनी एज पर कंपनीज एक्ट 5% है, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। और अगर मैं सेबी की बात करूं तो सेबी कितना बोलता है, 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ये समझ जाओगे ना, दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और दिस इज एज पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, ठीक है। यही था। अच्छा, जब तक मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट नहीं आएगा क्या अलॉटमेंट करोगे? नहीं। इसके साथ एक और सिचुएशन था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीड हो जाए। क्या रिसीड हो जाए बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीड हो जाए, और ये हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज। ये क्या हो जाना चाहिए? विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो रिफंड करोगे पैसा, जो किस में रिसीड कर लिया था आपने, एप्लीकेशन मनी में। या आप एक काम करो, इसका छोड़ो, ये 30 डेज हम क्राइटेरिया से मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए देखेंगे। किसके लिए? मतलब विद इन 30 डेज क्या आ जाना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, राइट। अच्छा, आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया है ना, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आता है तो सारा एप्लीकेशन मनी आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। यही पढ़ा था ना आपने, सेक्शन 39 तो यही कह रहा है ना आपको। हाँ। अच्छा, अब जरा सुनो ध्यान से कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो यहां पर कहता है जी, अगर ये दो चीजें हो जाए फिर क्या कर देना, अलॉटमेंट कर देना। क्या कर देना? तो अलॉटमेंट का तो टाइम पीरियड है ही नहीं। अलॉटमेंट करने को कितने दिन के अंदर बोल रहा है ये? कोई टाइम प्रिस्क्राइब है सेक्शन 39 में? नहीं ना। तो मुझे एक बात बताओ, एक रफ आइडिया लेते हैं। आपका पैसा, एप्लीकेशन मनी जो है, एक तरीके से अगर जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, मैं 30 डेज को मैक्सिमम मान के चलता हूं। ये तो सुनो, यहां पर हम एक ब्लॉक सिचुएशन लेके चल रहे हैं। आपने जैसे मान लो इन्वेस्टर है, कौन है? इन्वेस्टर है जिसने पेमेंट कर दिया है। हालांकि बेटा आज के डेट में ना एप्लीकेशन मनी ही नहीं 100% पेमेंट हो जाती है। पहले का टाइम कुछ और था, आज के डेट में क्या होता है, 100% पैसा आपको क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। बट हम थोड़ा सा एकेडमिक से ही चलते हैं। तो आपने पेमेंट कर दिया किस चीज का? एप्लीकेशन मनी। किसका बेटा? एप्लीकेशन मनी का। वट एवर द अमाउंट यू हैव पेड, ऐसी रफ आइडिया ले लेता हूं, आपने मान लो 10,000 रुपए पे कर दिया। कितना पे कर दिया? 10,000 रुपए एप्लीकेशन मनी आपने पे कर दिया। अब आपको अलॉटमेंट तो तब तक नहीं होगा जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसी किसी एक व्यक्ति का थोड़ी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा? 1 लाख शेयर इशू किए थे जिसमें से 90% सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। एज पर सेबी तो बात कर रहे हैं। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, मान के चलते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता फॉर 30 डेज मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं यहाँ पे? ये हो सकता है 15 दिन में सब्सक्रिप्शन आ जाए, हो सकता है 10 दिन में सब्सक्रिप्शन आ जाए, हो सकता है 2 दिन में सब्सक्रिप्शन आ जाए, हो सकता है सेम डे सब्सक्रिप्शन आ जाए, ठीक है। बट मैं एक मैक्सिमम टेन्योर लेके चल रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस 30 दिन के लिए आपका अमाउंट ब्लॉक नहीं हो गया? आप सुनो ध्यान से, ये ब्लॉक होता है असबा फैसिलिटी में। कहां पे? मतलब क्या है इसका? असबा फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है बेटा जो आपके अमाउंट को ब्लॉक कर देगा जब तक आपको क्या नहीं होता, अलॉटमेंट नहीं होता। अब जरा सुनना सिचुएशन क्या है। भाई ये पैसा होगा कहां? कंपनी के पास। 30 दिन के लिए क्या ये पैसा कंपनी के पास है? नहीं। अब जरा सुनो, ये क्या होता है, इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में। किसमें? इन्वेस्टर्स के बैंक में कौन सी फैसिलिटी है? तो आपके बैंक में बेटा 10,000 रुपए को हम ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? ये अभी डेबिट नहीं हुआ है, नॉट येट डेबिटेड। अभी क्या नहीं हुआ है? डेबिटेड नहीं हुआ आपके अकाउंट से। वो दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होता है कि हाँ मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, और बट डेबिट नहीं हुआ है। बट आप इसको यूज भी नहीं कर सकते, कांट यूज बाय बोथ, ना तो कंपनी ना तो इन्वेस्टर्स, दोनों ही इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है। अच्छा सुनो, ये डेबिट कब होगा? एज सुन एज अलॉटमेंट हो जाएगी, अमाउंट क्या हो जाएगा,
डेबिट। अच्छा, अमाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, सर अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, इफ नॉट, रिफंड की जरूरत है? अबे रिफंड, पैसा लिया ही नहीं तुमसे, पैसा तुमसे लिया क्या? नहीं, तो अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो वो अमाउंट जो ब्लॉक था, बस सिंपली उसको क्या कर देंगे? अनब्लॉक कर। यानी कि आपके अकाउंट से पैसा कंपनी के अकाउंट में गया क्या? नहीं सर, वो किसके अकाउंट में है? आपके अकाउंट। बस आप उसको क्या कर नहीं कर सकते यूज, नहीं वो क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। जैसे मान लो तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, 90,000 निकाल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, 10,000 को आप छेड़ नहीं सकते। ठीक है। अलॉटमेंट होते ही वो अमाउंट डेबिट होके आपके अकाउंट से कहां चला जाएगा? कंपनी के अकाउंट में, और तुम्हारे डीमेट में क्या आ जाएंगे? शेयर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है। तब जाके कंपनी उसको यूज कर सकती है। समझ आया? और अगर अलॉटमेंट नहीं हुई तो अनलॉक कर देंगे, तो रिफंड वाला कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली खत्म हो गया। आया समझ में कुछ? तो एक बात बताओ, जो हम एकेडमिकली पढ़ रहे हैं कि रिफंड कर दो पैसा, कहां से कर दो रिफंड? कंपनी के पास पैसा है क्या? अब मुझे बताओ, कंपनी जेट पढ़ के क्या हमें कंप्लीट नॉलेज मिल सकती है आज के डेट में, आईपीएफयू के केस में? नहीं सर, क्योंकि अगर आईपीओ आप लेके आ रहे हो ना, तो वहां पर रिफंड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है ना? रिफंड का मतलब क्या होता है? पैसे वापस करना। तो मुझे लॉजिकली बात बताओ, पैसा कंपनी के पास गया ही नहीं, पैसा तो तुम्हारे पास ही है, एज पर द असबा फैसिलिटी, है ना? तो भैया रिफंड तो होता ही नहीं है, खत्म हो चुका है वो। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया है तो पैसा तब भी आपके अकाउंट में था, बस उसको क्या कर दिया जाएगा? अनब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सॉरी, ऑफ कोर्स। जब रिफंड, इसीलिए तो बेटा क्या होता था ना, पहले कंपनी ना मिस यूटिलाइज कर सकती थी फंड्स को। भाई आपके पास अलॉटमेंट का टाइम है ना, तो जब अलॉटमेंट का टाइम है तो आप उस फंड्स को यूज कर लेते हो, 30 दिन के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कुछ कर दिया। या फिर रिफंड नहीं हो पाया, स्कैम हो गया। भाई इंटरेस्ट तो तुम तब दोगे जब तुम्हारा पैसा होगा, मान लो स्कैम हो गया, केस लड़ते रहो, फंसा कौन? इन्वेस्टर। आज की डेट में क्या इन्वेस्टर फंसेगा? नहीं। अलॉटमेंट हो रही है तो वेल एंड गुड, फिर तो पैसा काट लो। अगर अलॉटमेंट नहीं हुई है, राइट, तो उस केस में पैसा रिफंड करने की जरूरत है या ऑलरेडी आपके पास है? बस गवर्नमेंट असबा फैसिलिटी को क्या कर देगी? अनब्लॉक कर देगी। समझ में आया? ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। आया कि नहीं आया? इसलिए मैं कहता हूं बेटा, सेबी ऑल टाइम कंपनी जेट को क्या करता है बेटा? कंप्लीट करता है। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कंपनी जेट पढ़ाते हो क्यों नहीं बताया? समझ ही नहीं आता बेटा। लेकिन भैया तुम्हारे कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़े हिले हुए हैं, देखो। अलॉटमेंट का टाइम तुम्हें पता ही नहीं है, उसका टाइम किस पे निर्भर करता है? कंडीशंस पे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। समझ रहे हो बात को? तो 30 डेज का टाइम जो है वो क्या है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का, या फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, नॉट फॉर अलॉटमेंट। वैसे नॉर्मली ये 10-15 दिन का टाइम लगता है, 10 से 15 दिन। आईपीओ में कभी अप्लाई करना, ग्रो ऐप का अकाउंट है आपके पास? जिसके पास है अभी ना, आईपीओ में अप्लाई करना। ठीक है। आपके अकाउंट में लेकिन पैसा होना चाहिए करीब 10 से 15 हजार के बीच में। ठीक है। बिडिंग कॉस्ट कुछ इतनी आती है, बताऊंगा कैसे निकालते हैं बिडिंग कॉस्ट। ठीक है। क्योंकि हम लॉट साइज में शेयर परचेस कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि हाँ असबा फैसिलिटी क्या होती है। तुम्हें दिख रहा होगा अमाउंट, बट वो डेबिट नहीं हो सकता। ठीक है। और जैसी अलॉटमेंट होगी वो डेबिट हो जाएगा, अलॉटमेंट नहीं होगी अकाउंट क्या हो जाएगा? अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना? ऊपर कर दूं?
आज तो इतना आसान हो गया आईपीओ में अप्लाई करना। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। विद इन अ सेकेंड यू कैन अप्लाई फॉर द आईपीओ। कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, बेसिक डिटेल भरना होता है, बात खत्म। ठीक है ना? अभी करके बताएं आपको? चलो क्लास के बाद देखते हैं। हालांकि मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहता, काम के पैसा ब्लॉक हो जाए। बट तुम्हें प्रोसेस बता दूंगा, अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? तुम्हारा तो बैंक अकाउंट भी एक्टिव हो चुका है, और तो इसको ओपन कराओ डीमेट अकाउंट। वेट किसका कर रही हो तुम? तुमने एसआईपी शुरू कर दी भाई? करो करो। तुम लोगों को बोला भाई फटाफट करो। आप ये सब कुछ पढ़ रहे हो तो उसका एक बेनिफिट भी तो लो। समझ रहे हो ना बात को? ये बताओ, असबा फैसिलिटी समझ आया? तो लिखो, द इश्यूअर मस्ट एक्सेप्ट बिड ओनली थ्रू फुल फॉर्म क्या है असबा की? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। लिख लिया? इसको भी छेड़ रही है।
दिमाग से पैदल ही है। हाँ तो वो सही कर रहा होगा उसको। देखो इधर। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, जो इशूअर है मस्ट मतलब मैंडेटरी है, अप्लाई करेगा क्या बेटा, बिड ओनली थ्रू असबा फैसिलिटीज। ठीक है। कहते हैं मीनिंग क्या है असबा का, तो कहते हैं असबा एक एप्लीकेशन प्रोसेस है बेटा। क्या है बेटा, एक एप्लीकेशन जहां पे इन्वेस्टर ऑथराइज है क्या बेटा, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन देयर बैंक अकाउंट। मतलब आप खुद ही कर रहे हो, इसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द आईपीओ या एफपीओ में आप जब अप्लाई कर रहे हो बेटा, उस समय आपका बैंक अकाउंट जो डीमेट से लिंक है, तो वहां पे आप खुद ही अपने ऑथराइज कर रहे हो बेटा कि अपने अमाउंट को क्या करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। क्या करने के लिए, तो असबा फैसिलिटी से वो अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो कहते हैं अमाउंट तभी डेबिट होगा जब आपको क्या हो जाएगा बेटा, अलॉटमेंट पढ़ चुके हो क्या, समझ में आया। और आज के डेट में बेटा सेबी ने मैंडेट कर दिया है किसका बेटा, यूपीआई एज ए पेमेंट मैकेनिज्म फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम कहां से बेटा, 1 जुलाई 2019। भाई 2018 में जो आईसीडीआर रेगुलेशन आया ना, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने अपडेटेड करी हैं। हालांकि असबा फैसिलिटी पहले भी था, ठीक है, बट इसमें और अपडेशंस हुआ है। आज यूपीआई फैसिलिटीज इसमें क्या कर दिया बेटा, मैंडेट कर दिया है। समझ में आया? नहीं आया? तो ये हो गया हमारे पास क्या बेटा, पहला कॉन्सेप्ट असबा फैसिलिटी। ठीक है, ये हम इशुइंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है आईपीओ ग्रेडिंग। अब ये क्या है जी, जरा इधर देखना, लिखना नहीं बेटा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। क्या समझिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो यहां पर कंपनी है ऑफ कोर्स जो आईपीओ या एफपीओ लेकर आ रही है, क्या बोलूंगा इसको मैं, इशूअर। अब मुझे एक बात बताओ, ये आईपीओ लेके आ रही है यानी कि शेयर्स इशू कर रही है किसको, शेयर्स या सिक्योरिटी वट एवर यू कॉल, इशू कर रही है किसको, पब्लिक को। हाँ, अच्छा पब्लिक, या फिर हम इसको ये बोले कि इन्वेस्टर्स, बोले यार, हाँ वी कैन से। तो यहाँ पे तीन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे, एक आर आईज, एक एन आईज और एक क्यू आई बीज। जनरली बेटा आर आईज और एन आईज बेटा इंडिविजुअल्स होते हैं, क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। 2 लाख से कम है तो आर आईज, 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो एन आईज, और क्यू आई बीज जनरली हमारे कंपनी म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, है ना, एक्सेट्रा। ये कौन होता है बेटा, क्यू आई बीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनकी बात करूं, क्या ये डीओडी को एनालाइज कर सकते हैं, यस, केपेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड डीओडी, और उससे आउटपुट निकाल सकते हैं। नहीं आया समझ में, क्योंकि भैया इनके पास एक से एक क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, है ना, अकाउंट दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज हैं, या मार्केट रिसर्चर्स हैं, एनालिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट इनके पास होते हैं। तो ये उस डॉक्यूमेंट को इजीली क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट। अब यार ये जो इंडिविजुअल है, हम और तुम, हम और तुम तो नहीं, वी आर वेरी एक्सपर्ट पर्सन, बट जो बेसिक लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है कैसे डॉक्यूमेंट्स को रीड करना वगैरह वगैरह। तो यार ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। और हम चाहते हैं हर व्यक्ति क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके बेनिफिट के लिए, फॉर बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड इजी टू इन्वेस्ट, इनके लिए एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया आईपीओ ग्रेडिंग का। किसका, यार एक पर को ना लिस्टेड कंपनी में जो ऑलरेडी लिस्टेड है एफपीओ लेके आ रही है, तो उसमें भी एनालिसिस आसान रहता है, क्योंकि हम उसके प्रॉफिट्स देख लेते हैं। भैया रेवेन्यू तो इतना तो हर कोई पढ़ लेता है ना, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना ग्रोथ है, कितना
उसका रेवेन्यू सोर्सेस है वगैरह वगैरह, ये तो हम एक बेसिकली न्यूज चैनल के थ्रू भी हमें पता लग जाएगा, अगर आईपीओ लेके आ रही है या यूट्यूब पे हम देख लेंगे। बट जो, सॉरी, एफपीओ लेके आ रही है तो आईपीओ केस में तो कंपनी बिल्कुल नहीं है, इसका डिटेल तो हमें उतना पता ही नहीं है ना। तो सेबी ने इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाया, क्या, सुनो भाई, कुछ सीआरए होते हैं। कौन होते हैं? सीआरए। सीआरए मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये रजिस्टर्ड है विद किसके पास? रजिस्टर्ड विद सेबी। किसके पास रजिस्टर्ड है? सेबी के पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनका काम क्या है? ये करते हैं, रेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये ऑप्टेन करेगी रेटिंग। क्या करेगी बेटा? रेटिंग। किसके लिए? आईपीओ के लिए। क्या आप हमारे आईपीओ को क्या करो बेटा? रेट्स दो। क्या दो? तो ये एनालाइज करके बेटा कंपनी को क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? रेट्स प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? जैसे मान लो 5 स्टार दे दिया। 5 स्टार जैसे लग नहीं रहे। 1, 2, 3, 4, 5, या फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो इन्वेस्टर्स है इंडिविजुअल, ये इस रेट को देख के इतना समझ जाए यार कंपनी अच्छी है ना, और हम इस पे इजीली क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझ तो सर हमारे कुछ आता ही नहीं। आता है? हाँ, यही है बेटा आईपीओ ग्रेडिंग। जैसे मूवी देखने जाते हैं, हाँ, तो मूवी देखने से पहले बहुत सारे रेटिंग्स वाले हैं, उनको हम देख लेते हैं, आईएमबी रेटिंग्स वगैरह है। वो भी क्या है बेटा? हालांकि ये बिके हुए टट्टूज हैं, ठीक है, ये बिके हुए लोग हैं। ये क्या करते हैं बेटा? जो उनको पैसे देते हैं रेट कर देते हैं, ठीक है। बट होता तो यहाँ पर भी होगा। बट स्टिल सेबी ने एक क्या करा है बेटा? इन्वेस्टर्स को एक सहारा दे दिया कि हाँ भाई आप इसको देख के क्या कर सकते हो, कि अगर कल को कोई फ्रॉड होता है तो हम किसके ऊपर केस कर सकते हैं फिर? इसको धरेंगे, बोलेंगे जरा भाई 5 रेटिंग किस बेसिस पे दिया तूने इस पे? समझ नहीं आया ना? समझ, लिखो फिर। साधारण। इसको लिखो 80 आ रही है। मैं आ रहा है। 80, 80, 11।
हो गया जी। हेलो। अभी ऊपर दिखा रहा हूँ। डन। ओके। देखो भी क्या कह रहा था, इशूअर में ऑप्टेन क्या बेटा, ग्रेडिंग फॉर आईपीओ फॉर द बेटर असेसमेंट। ठीक है, कहते हैं ग्रेडिंग जो आप ऑप्टेन करोगे किससे, सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो रजिस्टर्ड है किसके पास बेटा, और पर्पस क्या है, प्रोवाइड एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट मिल जाता है किसको बेटा, कंपनी को। और इन्वेस्टर्स के लिए भी क्या होता है, बेनिफिशियल होता है कि वो इस बेसिक रेटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, डिसीजंस ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। समझ में आया? चलिए फॉर टुडे दिस इज इट। नेक्स्ट क्लास में बाकी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।